तो स्टार्ट कर दिया, ओके। ACLS, इन ACLS वी हैव डिस्कस द कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिदम, फिर हमने देखा टैकीकार्डिया एल्गोरिदम, हाउ टू मैनेज टैकीकार्डिया, फिर देखा ब्रेडिकार्डिया एल्गोरिदम, उसके बाद हमने एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या कार्डियक अरेस्ट का MI का एल्गोरिदम देखा, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का एल्गोरिदम देखा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एल्गोरिदम है डेट इज स्ट्रोक एल्गोरिदम, ठीक है। तो स्ट्रोक का एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों उसमें हम ACLS में स्ट्रोक को डाला गया था? क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन अकरेंस है, किसी को भी हो सकता है, किसी के भी घर पे हो सकता है। पहले का कंसेंसस था कि ओल्ड एज लोगों को होगा, 60 साल से ऊपर लोगों को स्ट्रोक होगा। कोविड ने ये प्रूव कर दिया कि किसी को भी हो सकता है। हमने 20 साल के लड़कों को स्ट्रोक होते हुए देखा है, ठीक है, किसी को भी हो सकता है। तो कोई भी अगर प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट है, हाइपरटेंसिव स्टेट है, स्ट्रोक हो सकता है। अब स्ट्रोक कितने तरह के होते हैं? स्ट्रोक बेसिकली 2 तरह के होते हैं। वन इज इस्चेमिक स्ट्रोक, जिसमें कि जो ब्रेन में जो खून की नली जाती है वो ब्लॉक हो जाती है, वो हो गया इस्चेमिक स्ट्रोक। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक ज़्यादा कॉमन है या इस्चेमिक स्ट्रोक ज़्यादा कॉमन है? नहीं, गलत। इस्चेमिक स्ट्रोक ज़्यादा कॉमन है। परसेंटेज होता है 87%। 87% ऑफ द केसेस इस्चेमिक स्ट्रोक के होते हैं, जिसमें कि ब्लॉकेज होता है, ठीक है। और सिर्फ 13% केसेस में हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, ठीक। अब इस्चेमिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक का क्या मतलब क्या है कि क्या हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है? ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, लेमन लैंग्वेज में ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई, हेमरेजिक स्ट्रोक हो गया। ब्रेन में खून की कमी हो जाना, इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। एक पर्टिकुलर एरिया को ब्लड सप्लाई रुक गया, कुछ देर के लिए रुक गया, बंद हो गया, कम हो गया, कोई भी कारण हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। अगर ब्लीडिंग हो गई, अगर ब्लड प्रेशर किसी का ज़्यादा हो गया या एन्यूरिज्म है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर पे भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। अब किसी को स्ट्रोक है ये हम जानेंगे कैसे? तो लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए, टोन देखेंगे, ये GCS देखेंगे, ये सब कुछ नहीं देखना है, ठीक है। सबसे पहले ये जानना है, ये सब कुछ नहीं देखना है। आपको देखना है क्योंकि आपको स्ट्रोक को आइडेंटिफिकेशन GCS आपको आता है, जनरल पब्लिक को नहीं आता है। तो ऐसा मेथड हमें चूज करना है जो कि एक आम आदमी जिसने कि मेडिकल साइंस की कभी पढ़ाई नहीं की, जिसने कभी अस्पताल में विजिट नहीं किया, वो भी स्ट्रोक को पकड़ सके। ACLS का प्राइमा कॉन्सेप्ट ये है कि जिसको कोई मतलब नहीं है वो भी स्ट्रोक को पकड़ ले कि उस पेशेंट को स्ट्रोक है। तो उसमें 3 चीज आती है। एक होता है फेशियल डेविएशन, एक होता है आर्म ड्रिफ्ट और एक होता है स्लरिंग ऑफ स्पीच। 3 ही चीज होती है, ना इसमें GCS है, ना इसमें टोन है, ना इसमें पावर है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब फेशियल डेविएशन क्या होता है? आप किसी पेशेंट को उसको हंसने के लिए बोलो, दांत दिखाने के लिए बोलो, ठीक है, मेक हिम टू स्माइल, ये ऐसे करके, या दांत दिखाने के लिए इस तरह आप बोलो, तो नॉर्मली ये दोनों एंगल ऑफ द माउथ का एक एंगल ऊपर चला जाएगा, होगा ना कि आप हंसोगे तो क्या होता है, ये एंगल ऑफ माउथ ऊपर चला जाता है। अगर ये एक एंगल ऑफ माउथ ऊपर नहीं जाएगा, दूसरा चला जाएगा, उसको बोलते हैं फेशियल डेविएशन। याद रहेगा ये चीज कि किसी का चेहरा में आप बोलो आप स्माइल करो, आप उनको कोई भी ऐसा बात बोलो कि ठीक है, जिससे वो स्माइल करिए, बोलो आप दांत दिखाओ अपना। अगर दांत दिखाने में ये दोनों एंगल ऑफ माउथ ऊपर नीचे आ रहा है, मतलब कि उसको फेशियल डेविएशन है और उसको स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आर्म ड्रिफ्ट। आर्म ड्रिफ्ट में क्या करना है, आप जैसे यहां आ जाओ, क्या करना है, पेशेंट को बोलना है आंख बंद करो, आंख बंद करके दोनों हाथों को इस तरफ ऊपर करना है, ऐसे आंख बंद करके ऊपर कीजिए, ऐसे आंख बंद करके ऊपर कीजिए। अब इनका नॉर्मल स्टेट है, ये दोनों हाथ आंख बंद करके भी ऊपर बराबर है, कोई हाथ नीचे नहीं जा रहा है। अगर किसी को स्ट्रोक होगा तो एक हाथ नीचे चला जाएगा। हाँ, आप जब ऐसे करेंगे, कुछ देर उसको करने बोलेंगे, वो एक हाथ यहाँ आएगा, उसको पता नहीं चलेगा, आप देख रही हो आपको पता चलेगा। इसको क्या बोलते हैं, आर्म ड्रिफ्ट। और लास्टली स्लरिंग ऑफ स्पीच। अब स्लरिंग ऑफ स्पीच कैसे चेक करते हैं? जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का गाइडलाइन है वो बोलता है कि यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। ये अब अंग्रेज हैं, अमेरिकन हैं, आप कुछ और बना सकते हो। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी एक ऐसा टर्मिनोलॉजी जो कि जिसमें कि टंग ट्विस्ट हो, ठीक है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बुलवा दो। अब आप अगर किसी गांव के आदमी को बोलो यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, तो वो तो नहीं समझेगा ना, नहीं बोल पाएगा। अब अपने लैंग्वेज में आपके अगर गांव के कोई भाषा है, गांव का कोई लाइन है जिसमें कि टंग ट्विस्टिंग होता है, वो नहीं बोल पाएगा। अल्टीमेटली क्या देखना है,
जो मेरा कंसेप्शन रहता है आप उससे नॉर्मल बात करो, ठीक है, आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हो, आप ये सभी पूछोगे तो उसका स्लरिंग ऑफ स्पीच तो पकड़ लोगे। तो सिर्फ 3 ही चीज़ देखनी होती है। ये 3 चीज़ में अगर कोई भी एक चीज़ पॉजिटिव है तो आप मतलब ऑलमोस्ट 60-70% श्योर हो जाते हो कि पेशेंट को स्ट्रोक है, ठीक है। तो अगर किसी के घर पे कोई प्रॉब्लम होती है कि किसी को स्ट्रोक का डाउट है कि किसी को स्ट्रोक हो गया, तो ये 3 चीज़ देखनी है। एक, उसको दांत दिखाने बोलिए, एक साइड नीचे चला जाएगा स्ट्रोक है, उसको आंख बंद करके दोनों हाथों को ऊपर करके इस तरह करने बोलिए, कोई भी हाथ नीचे चला जाएगा स्ट्रोक है। और लास्टली उसके स्लरिंग ऑफ स्पीच चेक करना है, किसी भी तरह आप चेक करिए, आपकी इच्छा है। ये 3 चीज़ों में कोई भी एक चीज़ है, आप 60-70% कन्फर्म हो सकते हो कि पेशेंट को स्ट्रोक है। सबसे पहली चीज़ क्या करनी होती है, अगर किसी को आपने घर में स्ट्रोक डायग्नोज किया या अस्पताल में स्ट्रोक डायग्नोज किया, सबसे पहले जो करनी होती है वो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज टीम को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आईसीयू है, आईसीयू में आप क्या करोगे, हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट न्यूरोलॉजी टीम को एड्रेस करेंगे। अगर ईआर में कोई ऐसा हुआ, वार्ड में ऐसा हुआ, तो क्या आप न्यूरोलॉजी टीम को बोलोगे और इमरजेंसी टीम को एक्टिवेट करोगे। तो इमरजेंसी टीम को जब भी आप एक्टिवेट करते हो तो वो 2 चीज़ पूछता है, ओके, कब से शुरू हुआ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, कब से शुरू हुआ। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि लास्ट नॉर्मल कब था। लास्ट नॉर्मल का ये इंपॉर्टेंस होता है कि अगर कोई पेशेंट, एक 60 साल के बाबा जी या 70 साल के बाबा जी रात को ठीक ठाक सोते हैं, 11 बजे रात को सोए, सुबह उठ के ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तो हम मानेंगे कि रात से उनको शुरुआत हुई थी। जब रात वो सोए थे तब से उनको शुरुआत हुई और अभी भी वो चल रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लास्ट सीन नॉर्मल। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इतना क्यों हेडेक लेना है कि भाई कब शुरू हुआ, स्ट्रोक कब से शुरू हुआ, क्योंकि जो भी उसका इलाज है वो टाइम बाउंड होता है। अगर पेशेंट 3 घंटे के अंदर हमारे आईसीयू तक पहुंच जाता है, हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है, एमआरआई हो जाता है, सीटी हो जाता है और पता चल जाता है, तो हम उसको फिब्रिनोलाइटिक थ्रोम्बोलाइसिस करके उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि एल्टीप्लेस का यूज़ होता है। 4.5 घंटे तक भी हमारे पास ऑप्शन है कि शायद ठीक कर पाए, ठीक है। 24 घंटे तक भी ऑप्शन रहता है कि अगर 24 घंटे से पहले भी अस्पताल में आ जाता है और वो एक ऐसा सेंटर है जहाँ की क्लॉट रिट्रीवल सिस्टम अवेलेबल है, मतलब कि दिमाग के किसी एक वेसल में क्लॉट है, वहाँ पे हम लोग कैथ लैब में ले जाके वो क्लॉट को बाई स्टेंट रिमूव करते हैं। अगर वो कर पाए तो भी 24 घंटे तक पेशेंट की जान बचाई जा सकती है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ टाइम बाउंड सिर्फ इसमें नहीं है कि आपने पेशेंट का इलाज किया, और क्या टाइम बाउंड है, जब अगर किसी को घर में इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है तो 5 मिनट के अंदर आपको इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को एक्टिवेट करना होता है, 5 मिनट, ठीक है। 10 मिनट के अंदर पेशेंट को किसी भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी तक पहुंचाना होता है, अगर बचाना है किसी पेशेंट को तो, ठीक है। ये टाइम्स है कि 5 मिनट के अंदर उसको ये हो जाना चाहिए कि भाई हमने इमरजेंसी को एक्टिवेट कर दिया। 10 मिनट के अंदर में वो पेशेंट को इमरजेंसी तक ये चले जाना चाहिए। 20 मिनट के अंदर में पेशेंट का सीटी या एमआरआई हो जाना चाहिए। 45 मिनट के अंदर में कोई न्यूरोलॉजिस्ट उस सीटी को इंटरप्रेट करके ये डिसीजन ले ले कि ये पेशेंट को अगर इस्चेमिक स्ट्रोक है तो इसको थ्रोम्बोलाइज करना है। 45 मिनट के अंदर डिसीजन होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल सेटिंग में, इररिस्पेक्टिव कि आपका हॉस्पिटल का सेटिंग क्या है। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एंडोवास्कुलर थेरेपी जो क्लॉट रिट्रीवल है वो बहुत कम सेंटर्स में होता है, सारे इवन हमारे हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ऑन कॉल वो फैसिलिटी अवेलेबल है जहाँ की हम एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को बुलाते हैं और वो क्लॉट रिट्रीव करते हैं। तो हमारा हॉस्पिटल पार्शियली इक्विप्ड है, तो कोई भी अगर आसपास का हॉस्पिटल, क्या होता है छोटे छोटे हॉस्पिटल्स एक बड़े हॉस्पिटल से अटैच होते हैं स्ट्रोक के मैनेजमेंट में। अगर उनके पास कोई ऐसा केस आता है जो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे हो गए हैं और जिनका कि इलाज पॉसिबल नहीं, वो बड़े सेंटर में आ जाएंगे क्लॉट रिट्रीव करने के लिए। ये खून ब्रेन में क्लॉट है, वो क्लॉट को हमें निकालना है, तो वो हम लोग सर्किट के थ्रू निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एंडोवास्कुलर थेरेपी और क्लॉट रिट्रीवल सिस्टम। तो इसका जो एल्गोरिदम है, जो स्ट्रोक का एल्गोरिदम है, वो ये बोलता है कि अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मैंने बता दिया। सबसे पहले इमरजेंसी टीम को एक्टिवेट करना है। इमरजेंसी टीम के पास जब भी कॉल आता है कि किसी आदमी को स्ट्रोक हुआ है, वो न्यूरोलॉजी टीम को एक्टिवेट करेगा और कैथ लैब टीम को एक्टिवेट करेगा, कैथ लैब या फिर जो इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी होता है, ताकि आप अपना सिस्टम को एक्टिवेट कर लीजिए कि हो सकता है इस पेशेंट की ज़रूरत हो सकती है थ्रोम्बोलाइज करना है, फिब्रिनोलाइटिक देना है, या फिर आपको वो क्लॉट को निकालना है। पेशेंट जब भी आपके ईआर में आएगा 10 मिनट के अंदर में उसका बेसिक हिस्ट्री, आईवी कैनुला,
बेसिक ईसीजी इन्वेस्टिगेशन सारे चले जाने चाहिए। 20 मिनट के अंदर में उसका सिटी एमआरआई हो जाना चाहिए। 45 मिनट तक उसका एक न्यूरोलॉजिस्ट देख के ये डिसाइड कर लेगा कि इसको हमें थ्रोम्बोलाइज करना है या थ्रोम्बोलाइज नहीं करना है। अगर हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ तब तो थ्रोम्बोलाइज नहीं करेंगे, उसमें कभी भी थ्रोम्बोलाइसिस नहीं होता है। इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ तो एल्टीप्लेस का कंसिडरेशन करेंगे। एल्टीप्लेस का क्या डोज होता है? 0.9 mg पर kg बॉडी वेट। उसका 10% आप 1 मिनट में देते हो, 90% अनदर 59 मिनट्स में देते हो। तो एल्टीप्लेस इज द ओनली FDA अप्रूव्ड ड्रग जो हम लोग अभी मतलब यूज करते हैं। पहले के टाइम में और यूज होता था, एल्टीप्लेस अभी यूज होता है। डोज मैंने आपको बता दिया। और अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है तो उसका क्या करना है? ब्रेन में ब्लीडिंग हो चुकी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आईसीयू में लाके उसको पेशेंट को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना है। इस्चेमिक स्ट्रोक होगा, उसको हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि एल्टीप्लेस देके उसको लाइज करें। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो एंडोवास्कुलर थेरेपी, जो क्लॉट रिट्रीवल सिस्टम, वो कराना है। अगर वो हो जाता है फिर आप पेशेंट को कंजर्वेटिवली मैनेज करो। तो यही 2-3 चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो मैं बोला टाइमलाइन, टाइमलाइन इज कहा जाए, जैसे हमने लास्ट एल्गोरिथम में किया था, टाइम इज हर्ट। अब यहाँ पे क्या होता है? टाइम इज ब्रेन। अगर वो पेशेंट आपको 5 घंटे बाद आप हॉस्पिटल में ले जाकर थ्रोम्बोलाइज करा दो, कोई फायदा नहीं होगा। पेशेंट की जो ब्रेन जानी थी वो चली गई, वो दुनिया लाइफ में वापस कभी नहीं आएगी। ठीक है, एक पेशेंट जो हो सकता है कि 1 दिन बाद चल फिर के दौड़ सकता था, वो पेशेंट जिंदगी भर किसी के सहारे पे चलेगा। ये हालत होती है अगर वो 3 घंटे का डिले होता है तो कभी भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिटेक्शन। ठीक है, उसके बाद डिस्पैच। डिस्पैच मतलब आप इमरजेंसी को फ़ोन कर रहे हो, कार्डियो न्यूरो को फ़ोन कर रहे हो। फिर होता है डिलीवरी। डिलीवरी मतलब कि आपने उस पेशेंट को क्या सीटी करा लिया, ये सब डिलीवरी। फिर हो गया आपका ड्रग, क्या कहते हैं, ड्रग देना है नहीं देना है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत सारे डीज आते हैं। 8 डीज ऑफ स्ट्रोक बोलते हैं, मैंने 5 डिस्क्राइब किया और 3 डीज होता है, तो 8 डीज ऑफ स्ट्रोक बोलते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग, ड्रग कौन सा देना है, डिलीवरी कैसे करना है, डिटेक्शन कैसे करना है, ये स्ट्रोक में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर पाते हो तो सोचो कि आप एक पेशेंट को जो कि एक अच्छा खासा क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने वाला था, उसको आप अच्छा क्वालिटी दे सकते हो। अगर वो डिले हो जाता है फिर कोई फायदा नहीं है, फिर वो पेशेंट हेमीप्लेजिया, हेमीपेरेसिस लेकर जिंदगी भर सपोर्ट के थ्रू चलता रहेगा। तो अगर टाइमली इंटरवेंशन हो जाए और टाइमली मैनेजमेंट हो जाए तो स्ट्रोक का मैक्सिमम पेशेंट, अभी रेदर स्ट्रोक में ये स्टडी आ रहा है कि फ्लाइंग एम्बुलेंसेस अगर कभी मार्केट में आएगा तो सबसे पहले स्ट्रोक के लिए आएगा, जिसमें कि फ्लाइंग है। क्यों? क्योंकि टाइम बाउंड है। आपको अगर 45 मिनट के अंदर पेशेंट को वो दवा मिल जाती है या 3 घंटे के अंदर मिल जाती है तो पेशेंट अच्छा एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकता है, एक प्रोडक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।